ठीक है। तो एक फंडामेंटल चीज आप जानते हो कि डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड डीएनए मेक्स डीएनए इटसेल्फ। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये है रेप्लिकेशन। इसी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो डीएनए से डीएनए बन रहा है तो सेम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो होमोकैटालिसिस कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोकैटालिसिस। ठीक है। होमोकैटालिसिस का मतलब डीएनए से डीएनए बनना, और डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ये हो जाएगा हेटेरोकैटालिसिस। ये क्या हो जाएगा? हेटेरोकैटालिसिस। हेटेरोकैटालिसिस। ठीक है। तो डीएनए से आरएनए हेटेरोकैटालिसिस, यानी ट्रांसक्रिप्शन एक प्रकार का हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस है, और रेप्लिकेशन जो है वो होमोकैटालिसिस प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोटीन बनने की जो पूरी प्रोसेस है, जो कि मेजरली देखा जाए 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। आपने सेंट्रल डोग्मा का नाम सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, है ना। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन होता है पहले उसका कॉपी होता है और वो आरएनए के फॉर्म में आता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपी करना, फोटोकॉपी जैसे करता है ना कुछ, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? जैसे आपने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हो तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हो, मराठी में कन्वर्ट कर देते हो, गुजराती में कन्वर्ट कर देते हो, मगही में कन्वर्ट कर देते हो, अलग अलग भाषा है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है। तो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट, यहाँ पे भी जो इसमें जो लैंग्वेज है वो जेनेटिक लैंग्वेज है। यहाँ पे जेनेटिक कोड होते हैं आरएनए में, है ना। 3 नाइट्रोजनस बेस मिल करके एक जेनेटिक कोड बनाता है, और वो एक पर्टिकुलर जेनेटिक जो कोड होता है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन को बताता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अमीनो एसिड को ऐड किया जाता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन बनता है। तो जेनेटिक लैंग्वेज जो है उससे आप प्रोटीन बना रहे हो। प्रोटीन इज अ केमिकल। एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज द बैकबोन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये जो पूरी बातें हैं यहाँ ये बैकबोन है। इस प्रोसेस को समझते हैं, आगे चल करके हम इस प्रोसेस का कंट्रोलिंग सिस्टम देखेंगे। मतलब एक ये जो डीएनए से प्रोटीन बना है इसको हम लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। मतलब जो डीएनए है उसके अंदर में जीन है, अपना प्रोटीन बना दिया तो वो अपना फंक्शन को प्ले कर दिया, अपना फंक्शन को किया। ठीक है। तो डीएनए से जीन बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब जीन जो एक्सप्रेस कर रहा है जिसकी फंक्शन को भी कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए भी कुछ अलग तरह के जीन होते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करता है। मतलब जो हमारा सेल है उसके अंदर में जो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलो या डीएनए डुप्लीकेशन भी बोलो, है ना, या डीएनए सिंथेसिस बोलो, कई सारे नाम से जानते हैं इसको। हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोल सकते हैं या डुप्लीकेशन बोल सकते हैं,
या इसको हम लोग डीएनए सिंथेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहां पे होती है? एस फेज में। आपने पढ़ा होगा ना सेल साइकिल। सेल साइकिल में G1 फेज होता है, एस फेज होता है और G2 फेज होता है। तो G1 फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज बोलते हैं। सिंथेटिक का मतलब वहां पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। उससे पहले प्री सिंथेटिक था एस के पहले, और उसके बाद पोस्ट सिंथेटिक था। तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। ठीक है, अब डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, एंजाइम्स। ठीक है, सर्टेन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स are required for DNA replication, कुछ प्रोटीन है और कुछ एंजाइम है जिसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वही जो एंजाइम्स है और ये जो है, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है ना भाई, ये तो एक रिएक्शन है, ये तो एक प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन है। और हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के हर एक स्टेप में कैटालाइज करने के लिए कुछ सर्टेन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। तो वो कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से प्रोटीन है जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं, तो इसका हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाद में बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है। पहले एंजाइम्स के बारे में ही देख लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। और इसका फंक्शन भी आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो एंजाइम्स है उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज का क्या काम होता है? हेलिकेज जो दो स्ट्रैंड होते हैं, जैसे आप देखे होंगे डीएनए होता है, तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है। डीएनए कैसा होता है? इस तरीके से होता है ना डीएनए, तो इस तरीके से डीएनए होता है। एक्चुअली में डीएनए हेलिकल होता है ऐसे। अब यहाँ पे आपको देखने में उतना इमेजिन करो, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ऐसे होता है, स्प्रिंग लाइक घूमता है, वो हेलिक्स बनाता है, यू टर्न लेता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए का, और दोनों स्ट्रैंड दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन ऐसे चलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे साथ में दो स्ट्रैंड होगा, लेकिन एक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी एंटी पैरेलल चल रहे हैं। तो इनके बीच बीच में, दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बेस पेयर्स के बीच में आपने देखा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जब डीएनए को रेप्लिकेट करना है, जब डीएनए को डिवाइड करना है, तो पहले क्या करना पड़ता है? दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो दो स्ट्रैंड डीएनए को सेपरेट करेंगे। अच्छा, सेपरेट करने से भी पहले एक और प्रोसेस होता है, डीएनए को पहले सीधा करना पड़ेगा, है ना। तो सीधा कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक और भी एंजाइम होता है ना। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर में लिख दे रहा हूँ, इसको आप फर्स्ट समझ लो। ठीक है, एक होता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, ठीक है, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि डीएनए को पहले सीधा करेगा, यानी इसके जो ये जो घुमा घुमा है टॉरिजन है, वो टॉरिजन को खत्म करेगा। पहले डीएनए को सीधा करना पड़ता है। ये जो स्ट्रैंड है ना, यू टर्न लिया है ना भाई, तो इसको पहले तो इसको सीधा करना पड़ेगा, तभी जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा? ये टॉरिजन को रिलीज करता है ना, जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है उसको रिलीज करेगा। ठीक है ना। कैसे करेगा? बाय कट एंड रोटेट। कट करेगा और उसको रोटेट करेगा, कट करेगा रोटेट करेगा। ठीक है, अब इसको इमेजिन कैसे करवाएं बच्चों? इमेजिन करने के लिए मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलता है, आप आइए। ठीक है, हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, आप आइए हमारे साथ। हम आपको हर एक चीज को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसको वीडियो दिखा सकता हूँ, है ना। हर एक पॉइंट पे, हर एक लेवल पे हम उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा साइंस ऐसा चीज होता है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए
वीडियो की सहायता से मैं इसको क्लियरिफाई कर सकता हूँ। इसका एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा तो आपको क्लियरिफाई हो सकता है। आप चाहो तो खुद भी इसका एनिमेटेड वीडियो देखिए, क्लियरिफाई होगा। तो कट एंड रोटेट कैसे होता है उसको आप पिक्चर देखोगे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये क्या करेगा, कट एंड रोटेट, इसका एक्शन क्या है, कट एंड रोटेट। रोटेट, कट एंड रोटेट करके क्या करेगा, टॉरिजन को खत्म करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, रिमूव टॉरिजन, रिमूव टॉरिजन या टॉरिजनल स्ट्रेन जो उसमें ऐठा हुआ रहता है ना, उसको खत्म करता है। हेलिकेज क्या करता है, दो डीएनए को के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ताकि वो सेपरेट हो सके। तो यहाँ पे हेलिकेज का क्या फंक्शन हो गया, है ना, ब्रेक एच बॉन्ड एंड सेपरेट द टू स्ट्रैंड एंड सेपरेट टू स्ट्रैंड। ये एच बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दो स्ट्रैंड को अलग अलग करेगा। एच बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा और दो स्ट्रैंड को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ठीक, चलो ये बात हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। ठीक है, अब जब दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट हो जाएंगे, ध्यान से समझिए, जब दो स्ट्रैंड जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग रखना है, नहीं तो फिर से छोड़ोगे तो फिर से दोनों एक दूसरे का ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। भाई लड़का है, लड़का को छोड़ोगे तो लड़की से जाकर चिपक ही जाएगा। तो उसको कैसे हम लोग बांधे, तो उसको गार्जियन के केयर में रखा जाता है या उसके ऊपर में पढ़ाई हो जाता है। और कुछ बच्चे खुद से ही समझदार होते हैं कि ये चिपकने वाले जो आदत है ना, ये जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हम इसको छोड़ करके रखें, बाद में जो है देखा जाएगा, है ना। जब हमारे जैसे आप टीचर बन जाएंगे तो उस समय तो आप गड़बड़ करेंगे नहीं। गड़बड़ करने का खास होता है, एज होता है, लिमिट होता है। तो मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन है तो थाइमिन, एडेनिन है तो वो किसके साथ, थाइमिन के साथ जाकर चिपकेगा। ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ जाएगा। तो वो नहीं हो, एक दूसरे से सेपरेट किया है तो उसको रखें खींच करके, तो उसके लिए एक और होता है, प्रोटीन होता है ना। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड नंबर इधर लिख दे रहा हूँ। आप सीक्वेंस में लिखो, फर्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, उसके नीचे थर्ड में। थर्ड में होता है SSBP। क्या होता है बेटा, SSBP, है ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, या इसको सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जब दो स्ट्रैंड का, अब इसको तो मैं समझा रहा हूँ, फिर बाद में इसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करके दिखाएंगे। SSBP ये क्या करेगा, जो दो स्ट्रैंड होता है जो सेपरेट कर दिया, हेलिकेज ने उसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो उसको सेपरेट हो गया, तो उसको एक दूसरे को रिज्वाइन नहीं होने देगा। समझ में आया कि नहीं, ये दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग खींच करके रखेगा। तो ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। ये दोनों स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनेंगे, दो सिंगल स्ट्रैंड, उनके साथ बाइंड हो जाएगा। सो इट प्रिवेंट किससे प्रिवेंट करेगा बेटा, उसको दोबारा से एक दूसरे के साथ जाकर के रिवाइंड नहीं होने देगा। मतलब कि प्रिवेंट द रिवाइंडिंग, है ना, रिवाइंडिंग, यानी दो स्ट्रैंड को एक दूसरे को रिवाइंड करने से, या इसके लिए कुछ और भी एक एप्रोप्रिएट वर्ड आप समझ सकते हो, जो भी हो, है ना। तो उसको दोनों को एक दूसरे से चिपकने से रोकेगा। ठीक है, तो ये रिवाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा। तीसरा हो गया बेटा फोर्थ प्रोटीन। देखो फोर्थ प्रोटीन होता है प्राइमरेज, है ना। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, 4, 5 इधर लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड 4 इधर लिख रहा हूँ। 3 नंबर यहाँ लिखो, SSBP, ठीक है ना। ये प्रिवेंट किया रिवाइंडिंग को, रिवाइंडिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, प्रिवेंट रिवाइंडिंग of 2 DNA strand of 2
डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को रिबाइंड होने से रोका। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला है फोर्थ एंजाइम जो है उसका नाम है प्राइमरेज। प्राइमरेज क्या करता है? ये प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरेज प्राइमर फॉर्मेशन करेगा। प्राइमर क्या है? एक स्मॉल आरएनए का सेगमेंट है जिसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। कितना न्यूक्लियोटाइड हो सकता है? 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड। प्राइमरेज क्या करता है? प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, तो छोटा सा प्राइमर आरएनए का पार्ट आकर के अटैच होगा और आगे उसके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर बाद में उस प्राइमर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, कैसे हटाया जाएगा उसके लिए भी एंजाइम है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये प्राइमर जो होता है, प्राइमरेज एंजाइम जो होता है वो प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। मतलब प्राइमर क्या है? आरएनए। तो इसका मतलब प्राइमरेज क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज हो गया। आरएनए पॉली, यानी देखो डीएनए से डीएनए बनाने में यही एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए पॉलीमरेज है। डीएनए से डीएनए बनाने में तो डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ आरएनए बनाना है तो ये आरएनए पॉलीमरेज है। तो बीच ऑफ द, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम वाले, क्वेश्चन पूछते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में प्राइमर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है। नेक्स्ट एंजाइम 5 नंबर का एंजाइम देखो, है ना। 5 नंबर का तो आपको सबसे मेन एंजाइम हो गया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, यूकैरियोट के बारे में बात नहीं करेंगे। यूकैरियोट में 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, ओमेगा होता है। तो उसके बारे में हम लोग यूकैरियोट के बारे में बात नहीं करेंगे। 5 टाइप्स के होता है, बस जनरली खाली ऐसे ही याद रखिएगा। हम जो अभी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे वो प्रोकैरियोट में देखेंगे। तो प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसके लिए 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, फिर उसी प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज 2, फिर उसी प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज 3। अब आपको तीनों का फंक्शन याद रखना है। ठीक है, तीनों का फंक्शन याद रखना है। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे स्मॉल प्राइमर बन जाएगा। ये जो प्राइमरेज एंजाइम है वो प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, तो प्राइमर को बाद में हटाना पड़ता है। ठीक है, तो प्राइमर को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा? रिमूव करेगा प्राइमर को, रिमूव प्राइमर। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 का क्या काम होता है? रिपेयर करता है। डीएनए में किसी तरह का कोई रेप्लिकेशन होता है, वैसे तो डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रकार का यूनिक फीचर है डीएनए का, इसमें कोई एरर वगैरह पैदा नहीं होता। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए एररलेस फेनोमेना। तो डीएनए रेप्लिकेशन को एररलेस फेनोमेना बोलते हैं, मतलब बहुत ही कम चांसेस होता है एरर होने का। 10,000 न्यूक्लियोटाइड पे एक आध न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है जो रेप्लिकेट हो सकता है, मतलब डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसमें भी फिर भी डीएनए पॉलीमरेज वो होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो उसको रिपेयर करेगा। इसका काम होता है रिपेयर करना। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट इज द मेन एंजाइम। इसको ट्रिपल स्टार मार्क में करें। यही डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये डीएनए को पॉलीमराइज करता है, प्रूफ रीडिंग भी करता रहता है साथ साथ में। तो ये डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम करेगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन। डीएनए को पॉलीमराइज करने का काम यही करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। मतलब डीएनए जो बनाने का, डीएनए सिंथेसिस का काम होता है। इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे, एक लैगिंग स्ट्रैंड का। कैसे होता है ये सब हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो मेन एंजाइम होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एंजाइम इन द डीएनए रेप्लिकेशन, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3 आंसर इसका होगा। ठीक है, देखो पॉलीमरेज 1 का एक और भी चीज याद रखना। पॉलीमरेज 1 को हम लोग कॉरेनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉरेनबर्ग।
मोरेनबर्ग एंजाइम इसका नाम होता है। ठीक है, ठीक है। अब 5 नंबर कहाँ पे लिखे? ठीक है, 5 नंबर हो गया कॉर्नबर्ग। ठीक है, 5 नंबर कहाँ पे लिखे? 5 नंबर हो गया। 6 नंबर कहाँ पे लिखे? चलो 6 नंबर इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्राइम ये हो गया। अब एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइगेज। लाइगेज, लाइगेज क्या करेगा कि देखो डीएनए जो होता है, डीएनए 2 स्ट्रैंड होता है, आगे हम दिखाएंगे। डीएनए में 2 स्ट्रैंड बनते हैं, एक को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एक को लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें प्राइमर बहुत सारा बीच बीच में आएगा, और वो क्यों आता है उसका रीजन भी बताएंगे। आगे हम मैकेनिज्म बड़ा पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं। बीच बीच में प्राइमर आएगा, तो प्राइमर को काट करके ये पॉलीमरेज तो हटाते जाएगा, पर बीच में उसको ऐड भी करना होगा, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको आपस में जोड़ने का। तो ये क्या करता है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अटैच करता है ना। तो ये क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मॉले ग्लू। तो ये क्या करता है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रैंड है या डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसको आपस में ज्वाइन करने का काम करेगा। जब कटा हुआ है तो उसको ज्वाइन करने का काम करेगा, मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जा करके लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हर एंजाइम का आपको फंक्शन याद रखना है। जो भी मैं एंजाइम्स बताए, दीज आर द एंजाइमोलॉजी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एंजाइम वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आप पूरा एंजाइम के बारे में समझ लीजिए, और फिर हम लोग आगे की क्लास में हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जो भी मेजर एंजाइम इन्वॉल्व हैं वो सारे एंजाइम के बारे में हमने बता दिया। तो पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है, हेलिकेज का क्या होता है ना, प्राइमरेज का क्या होता है, पॉलीमरेज का क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। वी विल टॉक अबाउट व्हाट वी विल टॉक अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को मिचेल्सन एट al ने दिया है, और उसको उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज करके उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है। फिर बाद में उसी एक्सपेरिमेंट को विसिया फावा पे टायलर नाम के साइंटिस्ट ने उसको प्रूव किया कि हाँ भाई सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है वो सही है। उससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कंजर्वेटिव क्या होता है, डिस्पर्सिव क्या होता है, वो क्यों गलत हो गया, वो उसको क्यों हम सही नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो, क्यों सही में क्या वो नहीं होता है, तो उसको हमने क्यों गलत माना, प्रैक्टिकली वो सही नहीं है ना। और आप ऐसे सोचोगे भी, मैं बताऊंगा तो भी आपको लगेगा कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ चीज का लॉजिक होता है, आधार होता है। ठीक है, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो एक्सपेरिमेंट करके देखो, जो फॉल्ट होगा वो पकड़ा जाएगा। तो देखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।